महाराष्ट्र में हुए एट्रोसिटी के मामले को लेकर आरएस प्रवीण कुमार का बड़ा बयान, कहा बसपा ही कर सकती है गरीबों की हिफाजत। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इनका बड़ा बयान सामने आया है। जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, अक्षय भालेराव की हत्या के मामले को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि महाराष्ट्र की जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर उनका यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ही इन तमाम लोगों का बचाव कर सकती है, उनकी हिफाजत कर सकती है। जिस प्रकार से जातिवादी मामले सामने आ रहे हैं, जातीय द्वेष के कारण, जाति घृणा के कारण जिस प्रकार से SC/ST के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो वो जान इसलिए गंवानी पड़ती है क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार नहीं बनाई, बहुजनों की सरकार नहीं बना पाए, और इसीलिए डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी ये एक रिपोर्ट निकाली है कि आखिर ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद जिस प्रकार से गुनाह दाखिल होता है, अपराध का पता चलता है, अपराधी का पता चलता है, बावजूद इसके ऐसा क्या कमी रह जाती है, फिर ऐसा क्यों होता है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? आखिर इनका हौसले बढ़ते कैसे हैं? क्यों ये जातीय घृणा के मामले खत्म नहीं होते? आखिर क्या मानसिकता होती होगी? और किस प्रकार से ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, कहती है कि हम सबके साथ है, दलितों के साथ है, आदिवासियों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, मुस्लिमों के साथ है, और रवैया जब देखते हैं तो दलित विरोधी रवैया नजर आता है। इतना ही नहीं, आदिवासी विरोधी रवैया भी नजर आता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर BJP की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो घटना हुई अक्षय भालेराव की, बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को लेकर, क्योंकि अक्षय भालेराव जो कि एक एक्टिविस्ट लड़का था और इस लड़के ने यह ठान लिया था कि अपने गांव में वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को सेलिब्रेट करके रहेगा, उनका जयंती समारोह मनाकर रहेगा। और इसी बात से खफा होकर कुछ जातिवादी और मानसिक स्थिति जिनकी जातीय घृणा से भरी हुई थी, उन लोगों ने अक्षय भालेराव को टारगेट किया और टारगेट करके उसकी हत्या की योजना बनाई और अपनी योजना को अंजाम दिया। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आज अक्षय भालेराव के इस हत्या की चर्चाएं चल रही हैं। जिस महाराष्ट्र को पुरोगामी महाराष्ट्र कहते हैं, प्रगतिशील महाराष्ट्र कहते हैं, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र कहते हैं, जिस महाराष्ट्र से पूरा देश और दुनिया जो है वो सबक लेती है, क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, संत तुकाराम, संत नामदेव, तो इस प्रकार से तमाम तुकडोजी महाराज, इन तमाम संतों की ये भूमि रही, महापुरुषों की ये भूमि रही, जिन्होंने यहाँ पर जातियों को खत्म करने के लिए बड़े आंदोलन चलाए, मानवतावाद के आंदोलन चलाए। उस महाराष्ट्र में आज भी इस प्रकार की जातीय घृणा अगर पाई जाती है तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। इस पर रोकथाम लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली काफ़ी कड़े जो है कानून बनाए गए हैं, जिसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं। लेकिन जो हजारों सालों की जातीय घृणा है या फिर जाति का जो घमंड है, जाति का जो गर्व है, वो कहीं कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आज भी उसका जो रिजल्ट है वो अक्षय भालेराव के हत्या के रूप में हमको दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि NCRB की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसके आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले आए हैं। क्योंकि आज हम 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है, हमने बताया है कि ये अमृतकाल चल रहा है, इस देश के अंदर जो है वो राम राज्य बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की तैयारियां चल रही हैं, अमृतकाल चल रहा है। और इस अमृतकाल के इस टाइम पीरियड को अगर हम देखते हैं तो इस अमृतकाल में आखिर बहुजन समाज के लोगों पर, खासकर SC/ST के लोगों पर किस प्रकार से एट्रोसिटीज होती है, किस प्रकार से इन्हें टारगेट किया जाता है, किस प्रकार से इनका उत्पीड़न होता है, उनके जो आंकड़े NCRB बताती है वो काफ़ी धक्का देने वाले हैं, काफ़ी भयावह है। आपको बता दें, अगर 2014 में
बीजेपी की सरकार सबसे पहले देश के अंदर आई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी इनका नेतृत्व में बनी थी। और उसके बाद सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से ऊना हत्याकांड होता है, किस प्रकार से गुजरात के अंदर एक ऊना हत्याकांड होता है और सिर्फ मवेशियों के चमड़े को लेकर यह एक विवाद उत्पन्न होता है। और इसी शक में 4 दलित युवाओं को गाड़ी से बांधकर उन्हें उनके कपड़े उतारकर उन्हें पीटा जाता है और उसके बाद लगातार उत्पीड़न की घटनाएं जो है वो थम नहीं रही है, लगातार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बता दें कि कुछ घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। 2014 के बाद की जो घटनाएं जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, लेकिन उसे उतना न्याय नहीं मिल पाया और ना ही उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि दूसरा जो SC/ST को लेकर उत्पीड़न होता है या फिर कोई दूसरा मामला सामने ना आया, ऐसा कोई सबक जो है वो पहले सबक से दूसरे क्राइम को सबक नहीं मिल पाया है। तो राजस्थान के डासगांव में जो दलितों की हिंसा हुई थी वो 2015 की एक बड़ी हिंसा समझ में आई। और उसके बाद आपको ये बता दें कि 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो छात्र है रोहित वेमुला, वो उसकी भी जान जाती है, उसे सुसाइड करना पड़ता है अपने हॉस्टल में, अपने हॉस्टल के कमरे में। और उसका जो कारण पता चलता है तो वो भी उसके जातीय घृणा ही पता चलता है कि जातिवाद के कारण, जातिवादी रवैये के कारण वो परेशान था और उसे जो दिक्कतें आ रही थी PhD करते समय वो सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से आ रही थी। और इसीलिए रोहित वेमुला जैसे एक बड़े स्कॉलर को हमें खोना पड़ता है। तो 2016 की ये घटना है। 2015 की जैसे मैंने बताया डासगांव में जो एक घटना सामने आई थी, उसी प्रकार से एक और घटना आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी। तमिलनाडु में 17 साल की एक नाबालिग दलित लड़की का गैंगरेप होता है और उसकी हत्या होती है। ये घटना होती है 2016 की, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। उसी के बाद आपको सहारनपुर की हिंसा की अगर हम याद दिलाएं तो 2017 में सबसे बड़ी जो हिंसा होती है वो सहारनपुर की हिंसा है और वहाँ पर भी दलित उत्पीड़न ही पाया जाता है। दलितों के साथ जो है अन्याय अत्याचार की घटना हमको 2017 में सहारनपुर में समझ आती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें 2018 जिसके लिए पूरा देश और दुनिया में भीमा कोरेगांव की जो घटना है वो जानी जाती है। तो 2018 में 1 जनवरी 2018 को तमाम सारे लोग जो है वो भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं अभिवादन करने के लिए, अपने पूर्वजों को, अपने महान शूरवीरों को, अपने इतिहास को दोहराने के लिए लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। लेकिन जातिवाद का जो दंश है वो यहाँ पर जो है इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता और फिर भीमा कोरेगांव में दंगल होती है, भीमा कोरेगांव में फसाद होता है, पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है और फिर इस प्रकार से एक बड़ा माहौल और बड़ी हिंसा जो है भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हमको 2018 में दिखाई पड़ती है। वही 2019 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर पायल तडवी, इनको आत्महत्या करनी पड़ती है। पायल तडवी एक आदिवासी समाज से आने वाली लड़की थी, छात्र थी और वो छात्रा जो है MBBS कर रही थी और MBBS के दौरान उनके साथ जो उनके जो कलीग्स थे या फिर उनके जो साथी थे उनके माध्यम से लगातार पायल तडवी पर जातिवादी और घिनौने आरोप, जातिवादी टॉन्ट उनको बर्दाश्त करना पड़ता था और जातिवादी ये कह सकते हैं कि जातिवादी रवैये से वो काफ़ी परेशान थी और इसीलिए पायल तडवी एक दिन परेशान होकर अपनी जान दे देती हैं। तो ये 2019 की घटना है। फिर आगे बढ़ते हैं 2020 की तरफ तो हाथरस की घटना हमें सामने मिलती है और मनीषा वाल्मीकि के साथ भी गैंगरेप होता है। फिर मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद मनीषा वाल्मीकि के शव को उसके घर के लोगों को न देते हुए जो पुलिस प्रशासन है खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर लेती है और ये भी मामला काफ़ी पूरे देश के अंदर इसका इशू बना। लेकिन बात वही है कि जब न्याय की बात होती है तो न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है और ऐसे में अपराधी जो है वो छूट जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि का खुद का बयान आया था, उसने अपने तमाम आरोपी का नाम बताया था, उन्होंने अपना बयान जारी किया था। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के मामले में आप तमाम लोग जानते हैं कि जब न्यायालय से न्याय होता है तो किस प्रकार से न्याय होता है, किस प्रकार से अपराधी जो है वो छूट जाते हैं। उसी के बाद आपको बता दें 2022 की हाल ही में
तमाम लोग जब अमृत महोत्सव मना रहे थे, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे, 15 अगस्त की बात है, तो इंदर मेघवाल जैसे एक छोटे से बच्चे को, जो कि 9 साल का बच्चा था, उसे मटके से पानी पीने के मामले को लेकर, मतलब दलित बच्चा है और दलित बच्चा पानी क्यों पिएगा मटके से, इस कारण की वजह से इंदर मेघवाल की जान जाती है। शिक्षक उसे जो सवर्ण शिक्षक है वो उसे इतना पीटता है कि इंदर मेघवाल को जो है अस्पताल उसे भर्ती कराना पड़ता है, उसका इलाज करवाना पड़ता है, और फिर उसी दौरान इंदर मेघवाल छोटे से बच्चे की जान चली जाती है। तो पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे बच्चे, दलित समाज के बच्चे, और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जान पानी की कीमत के लिए पानी की कीमत वो अपनी जान से चुका रहे हैं, और ये भी हमने देखा है। जितेंद्र मेघवाल, आप मूंछ क्यों बढ़ा रहे हो या फिर स्टाइलिश मूंछ है क्यों है, इस बात को लेकर एक जितेंद्र मेघवाल, जो कि राजस्थान की ही यह घटना है, 2022 की ही घटना है, उस तुरंत इंदर मेघवाल के कुछ ही दिनों के बाद जितेंद्र मेघवाल का मामला भी सामने आता है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से होता है। तो जाति का फैक्टर जो है वो मैं आपको ये तमाम जो घटनाएं हैं वो मैं साल में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई जिससे दलित आदिवासी उत्पीड़न आपको समझ आए, वो बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इतना ही नहीं, ऐसी तो कई घटनाएं आप देखते हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, दूल्हा दुल्हन को रोक दिया जाता है, पूजा पाठ करने से रोक दिया जाता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं हमको SC/ST एक्ट के तहत दिख रही हैं। तो इसमें ये सारी घटनाएं जब होती है तो इन घटनाओं का एक माहौल तो बनता है। कई लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक लेते हैं, लेकिन बात ये होती है कि इन पर रोक नहीं लगती। आखिर जो अपराध करते हैं, जो जातीय घृणा को आधार मानकर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों पर जो है वो इन पर लगाम नहीं लगती। अगर इन पर लगाम लगाने में सरकार कामयाब होती तो जो आंकड़े NCRB के हैं वो आंकड़े इस प्रकार नहीं होते। बता दें कि 2018 में शेड्यूल कास्ट पर, हम शेड्यूल कास्ट के आंकड़े बता रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट पर जितने उत्पीड़न हुए उसके आंकड़े 42,739 हैं। मतलब ये वो आंकड़े हैं जो NCRB ने रिकॉर्ड किए। इसका मतलब यह है कि जो आंकड़े पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज हुई, ये वो आंकड़े हैं। तो ऐसे भी कुछ आंकड़े हैं जिन मामलों को पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया जाता है या पुलिस स्टेशन में ही दबा दिया जाता है, FIR उसकी रजिस्टर्ड नहीं कर दिया जाता है, तो वो आंकड़े इसमें फिलहाल शामिल नहीं हैं। लेकिन ये आंकड़ा भी जो है वो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। 42,739 जो है वो 2018 में इतनी FIR दर्ज होती हैं, ये NCRB की रिपोर्ट कहती है। और इतनी SC/ST शेड्यूल कास्ट पर इतने उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। हालांकि ये रजिस्टर्ड मामले हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड है, जिसे गांव में दबा दिया जाता है प्रधान के माध्यम से या फिर किसी प्रेशराइज करके दबाव बनाकर, गांव के माध्यम से दबाव बनाकर, पुलिस स्टेशन के माध्यम से दबाव बनाकर, नेताओं के माध्यम से दबाव बनाकर जो घटनाएं है उन्हें रोक दिया जाता है, वो मामले अलग हैं। इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि 2019 में 45,961, तो यहाँ आंकड़ा देखिए, जब 42,000 2018 में थे, तो उसी के बाद जब 2019 की बात करते हैं तो उसमें 45,961 हो जाते हैं। मतलब लगभग 46,000 के पास हम इस दलित उत्पीड़न के मामले देख रहे हैं। वही 2020 की बात करें तो ये 45,000 का आंकड़ा बढ़कर 50,291 हो जाता है। मतलब आंकड़े में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, उत्पीड़न पर रोक नहीं लग रही है, क्योंकि जो उत्पीड़न होते हैं उनकी FIR अगर हो जाती है तो वो कोर्ट में वो लोग छूट जाते हैं, कोर्ट में उनके साथ न्याय नहीं होते, या फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी समय लेने वाली होती है, और इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता। ये भी एक मामला हमें समझ आता है। वही 2021 की बात करें तो 50,900 के करीब
जो शेड्यूल कास्ट पर उत्पीड़न नजर आ रहा है। तो शेड्यूल कास्ट की जो उत्पीड़न होते हैं, जिसमें खासकर दलितों के साथ जो उत्पीड़न होते हैं, उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम आदिवासियों की बात करें, तो जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनकी एफआईआर नहीं होती है, वो लोग एफआईआर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो एफआईआर तक पहुंच पाते हैं उनके आंकड़े काफ़ी कम हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाके में जहां पर शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, तो 2018 में मात्र और मात्र मध्य प्रदेश में 1800 मामले सामने आए, 1868 मामले सामने आए, और राजस्थान के अंदर 1095 मामले सामने आए। तो शेड्यूल ट्राइब के जो उत्पीड़न हो रहा है शेड्यूल ट्राइब पर, उनके आंकड़े जो है वो कम है, चूँकि शेड्यूल ट्राइब जो है अभी भी कानून को लेकर अवेयर नहीं है, और वो पुलिस स्टेशन तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर उसे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो वो आंकड़े हमारे पास नहीं वो आंकड़े हमें कहीं पर भी नहीं नज़र आएंगे, ना ही वो एनसीआरबी के रिपोर्ट में आएंगे, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करते हैं 2019 की, 2019 में, क्योंकि इस देश के अंदर 2019 में फिर सरकार बनती है। 2014 में हमने सरकार देखी थी किस प्रकार से दलित उत्पीड़न हुआ, बावजूद इसके फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और फिर एनडीए की सरकार बैठती है। तो 2019 की बात हम आपको बता दें, तो 1845 जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, और राजस्थान के 1797, मतलब लगभग 1800 के करीब, और यहाँ पर भी 1800 के करीब। तो इतने आंकड़े फिर शेड्यूल ट्राइब के नज़र आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 2020 और राजस्थान में 2020 की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में ये 2400 पर ये आंकड़ा पहुंच गया, चूँकि 2019 में ये 1845 पे था, और 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 2400 हो जाता है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें, तो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। राजस्थान में 2019 में 1797 जो केस दायर हुए थे आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न के, वहीं उसकी संख्या बढ़कर वो 1878 हो जाती है। तो इस प्रकार लगातार जो है ये एससी एसटी के उत्पीड़न बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा डेटा नहीं है, ये डेटा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। और इस डेटा के हिसाब से ये समझ आ रहा है कि दिन ब दिन लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, और हम इसे 2014 से जोड़ रहे हैं, चूँकि आने वाले 2024 में 10 साल पूरे होंगे, और हर साल एक ऐसा मामला सामने आया है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसे उछाला गया, उस पर काफ़ी बहस हुई, बातचीत हुई, लेकिन हल उसका कुछ नहीं निकला। अब जो महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, उस महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गांव है, उस गांव में, उस बोथली गांव में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर अक्षय भालेराव नाम के एक युवा को जान गंवानी पड़ी। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या की, और हत्या करके फिलहाल तो एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बात ये नहीं है कि गुनहगारों को सिर्फ सजा मिले, बात यह है कि एससी एसटी के ऊपर जाति के वजह से, जाति के फैक्टर की वजह से जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहे, उस उत्पीड़न पर कब रोक लगेगी? आखिर लोगों की मानसिकता कब बदलेगी? लोगों के सोचने का नजरिया कब बदलेगा? जातिवादी सोच पर लगाम कब लगेगी? ये भी बड़ा जो है आज बड़ा सवाल बना बैठा है। इसी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार बात करती रही है। किसी भी मामला हो, जब दलित उत्पीड़न होता है या आदिवासियों का उत्पीड़न होता है, तो कांग्रेस हमेशा मौन रहती है। बीजेपी तो खैर तमाम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के जातिवादी मामलों को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देती है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे करणी सेना हो, या फिर इस प्रकार से जितने भी उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एससी एसटी एट्रोसिटीज़ के मामले लगातार बढ़ते गए हैं। यह भी हमें समझ आता है। वहीं अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी
हर मामले पर अपनी बात मुखर होकर कहती हैं, चाहे एससी एसटी की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो या फिर मुस्लिमों की बात हो। और यही एक बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, उन्होंने इस बात का जो है जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन किया, इसीलिए अक्षय भालेराव नाम के एक दलित युवक की हत्या हो गई, उनकी हत्या की जाती है। भाजपा का हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर, भाजपा की हुकूमत है, भाजपा की सरकार है और उनके राज में ये सब हो रहा है। तो इस घटना के ऊपर बड़ी जांच होनी चाहिए। उनका यह कहना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लोगों से अपील की है कि आप तमाम लोगों की जो हिफाजत है, जातीय उत्पीड़न से कहो या जातीय अपमान से कहो या इन तमाम घटनाओं से अगर आप हिफाजत चाहते हैं, तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बहुजन समाज पार्टी ही उनका जो है उनकी हिफाजत कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के ही शासनकाल में इनकी हिफाजत संभव है। तो इस प्रकार का बड़ा ऐलान जो है वो बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों पर जिस प्रकार से अक्षय भालेराव को जिन लोगों ने हत्या की है, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, उनकी जांच करने की मांग वो कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बने, तब तक इस देश का गरीब जो है वो उसकी हिफाजत नहीं हो सकती। ऐसी बड़ी बात डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने कही है। फिलहाल आप इन तमाम घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं? अक्षय भालेराव के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।